हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर भाई। फिर से एक बार सभी का स्वागत है। देखिए चैप्टर जो 3.3 चैप्टर नंबर 3 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका समाप्त हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको 3.9 जो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था वो बताया था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 3.10 पर। आप सबके पास ये NCERT बुक होगी। इसका हर एक न्यूमेरिकल अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है, तो जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको फिजिक्स बनती जाएगी। बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स अधूरी है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप न्यूमेरिकल्स जरूर लगाएंगे। तो देखिए 3.10 को हम लोग लेके चलते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ABC पूछ रहा है इन अ मीटर ब्रिज की फिगर की बात कर रहा है। 3.27 द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A when the resistance Y is of 12.5 ohm. Determine the resistance of X. Y are the connection between the resistance of Wheatstone bridge और क्या मेटल थिक कॉपर वायर। तो देख लीजिए क्या क्या है। एक जैसे आप देखते हैं तो जो एल आकार की दो इस प्रकार से बना होता है, उसने फिगर देखने के लिए आप लोगों से कहा है, तो आप लोगों के पास बुक्स होगी तो उससे आप फिगर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ ये वायर होता है, यहाँ एक यानी मतलब AC, यहाँ लेते हैं हम D और जहाँ से ये वायर लाते हैं उसको बोलते हैं B। यहाँ लेते हैं PQ और यहाँ हम लोग जोड़ने वाले हैं R रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, चलेगा। और यहाँ जोड़ते हैं हम लोग S। मतलब हमने एक डेमो दिया है नॉन और अननोन करके। ठीक है, और ये लेंथ हम लोग लेते हैं L, जहाँ बैलेंस पॉइंट होता है तो यहाँ लेते हैं 100 - L। तो आपको समझाया गया होगा, नो प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट टू बी फाउंड। इसमें जो बैलेंस पॉइंट मतलब ये आपको गिवन है L कितना 39.5 सेंटीमीटर और कह रहा है YH मतलब आपको ये वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको ये वैल्यू नहीं, आपको ये दे रखी है वैल्यू 12.5 ओम और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। कहने का मतलब इसको उसने y माना है और इसको उसने x माना है। ठीक है, तो L आपको दिया है। एक सूत्र हम लोग पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, P/Q = R/S। तो P/Q की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, L/100 L/100 - L = R/S। तो R/S मतलब ये वैल्यू जो उसने x कही है और ये वैल्यू उसने जो y कही है। तो L की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है, 39.5 अपॉन 100 - L मतलब 39.5 को 100 से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 60.5, है ना। x आपसे पूछ रहा है, y आपको दिया गया है 12.5। कुछ नहीं, कैलकुलेशन बची ना, इसको यहाँ ले जाओ। तो x = 39.5 12.5 अपॉन 60.5, इसका आप कैलकुलेट कर लोगे तो जो पूछा है वो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जो आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से ये A पॉइंट हो जाएगा। B पॉइंट में देखिए क्या पूछा है। इसके B पॉइंट में कह रहा है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज एबव x एंड y आर द इंटरचेंज। अगर वो कह रहा है कि x और y को हम क्या करें, इंटरचेंज कर दें, मतलब बदल दें। जहां x लगा है वहां y लगा दें, जहां y लगा है वहां x, नो प्रॉब्लम। तो पहले बैलेंस पॉइंट आपको कहां पर मिल रहा था, L पर। अगर चेंज कर दोगे तो आप बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा, 100 - L पर। तो दूसरे पॉइंट वही है कि इंटरचेंज करने पर बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा, 100 - L। 100 - L का मतलब 100 - 39.5, कैलकुलेट कर लो तो 60.5 सेंटीमीटर। वेरी इजी था। सी कह रहा व्हाट हैपेंस द गैल्वेनोमीटर और सेल इंटरचेंज द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। अगर वो कह रहा है कि सेल और गैल्वेनोमीटर को अगर हम इंटरचेंज कर दें, मतलब बदल दें, जहां सेल लगा था वहां गैल्वेनोमीटर लगा दें, जहां गैल्वेनोमीटर लगा था वहां सेल लगा दें, तो इसके बैलेंस पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने बच्चों आप लोगों को बताया है जब कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि इन दोनों को इंटरचेंज करने पर उसके बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कंजुगेट आर्म होती हैं और जिनके जो पॉइंट होते हैं वो सेम पोटेंशियल
पर होते हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। तो नो प्रॉब्लम, बैलेंस पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका होने के बाद 3 पॉइंट देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग 3.11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3.11। इसका मतलब क्या है कि चैप्टर नंबर 3 का 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आप सोच सकते हैं, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। ईएमएफ को किससे लिखते हैं? ई से आपको दिया गया है। इसके बाद कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, ये दिया आपको, ठीक है। इसके बाद कह रहा है चार्ज बाई 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। एक सप्लाई है, जैसे मोबाइल को हम लोग चार्ज करते हैं ना, वही वैसी सप्लाई है। तो उसका वोल्टेज आपको दिया गया है 120 वोल्ट, ठीक है, जो सप्लाई वाला वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा। यूजिंग सीरीज रजिस्टर 15.5 ओम। एक रेजिस्टेंस डाला गया है इसमें 15.5 ओम। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जेस। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज, इसको टर्मिनल नहीं मानेंगे, टर्मिनल वोल्टेज मतलब वी आपको क्वेश्चन मार्क। तो वोल्टेज तभी निकलेगा जब हमारे पास करंट हो। टर्मिनल वोल्टेज हमारा तभी निकलेगा जब करंट निकलेगी। तो करंट निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाए हैं, क्या? देखिए, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि टोटल ईएमएफ के लिए यहाँ 2 ईएमएफ, एक सोर्स का और एक सेल का। तो सोर्स अपना पोटेंशियल दे रहा है किसको? सेल को। तो सेल कितना लेगा? जितना उसका पोटेंशियल होगा उतना सोर्स वाले पोटेंशियल से आप क्या करोगे? माइनस, तभी तो टोटल मिलेगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, सोर्स टू सेल, इसलिए ध्यान देख लीजिएगा। तो सोर्स का पोटेंशियल ऑफ सोर्स माइनस ईएमएफ ऑफ सेल, ध्यान रखिएगा, अपॉन स्मॉल आर और कैपिटल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस सीरीज है। हाँ, तो ये है 120 माइनस 8 अपॉन आर प्लस आर, 0.5 प्लस 15.5। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो 120 में से 8 गए तो 112 और ये 16, तो कितना आ गया? 7 एम्पियर करंट आ गई है। अब हमें चाहिए क्या? तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें सेल चार्ज हो रहा है किसके द्वारा? सोर्स के द्वारा। जैसे मोबाइल को हम लोग चार्जिंग पे लगा देते हैं तो फिर मोबाइल चार्जिंग लेता है, देता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं? V इक्वल टू E प्लस आई आर। ध्यान आया होगा कि जब सेल से करंट ड्रॉ ना हो बल्कि सेल को करंट दी जाए तो ये डायरेक्शन करंट की अपोजिट हो जाती है। तो V इक्वल टू E कितना आपको दिया है? 8, I कितना? 7, R कितना है? 0.5, तो हो जाएगा 8 प्लस 3.5 और इसको जोड़ लोगे तो 11.5 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है। अगर आप लोग ये देखिए, न्यूमेरिकल्स लगाते समय, सवाल लगाते समय अगर आप क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर इसमें क्या करना है ये आप सोच लेते हैं, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है, जो मटेरियल आपको दिया होता है उससे अपने आप दिमाग दौड़ने लगता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। और बस रहा बात कैलकुलेशन की, अगर आपको गुणा भाग जोड़ घटाव आते हैं तो मैथ या फिजिक्स आ गई, और क्या। आगे देखें, इसमें ठीक है, कह रहा है सीरीज रेजिस्टेंस डालने का क्या मतलब? देखिए, रेजिस्टेंस कहीं भी लगाया गया है, इसका मतलब है करंट को कंट्रोल करना होता है। रेजिस्टेंस ही एक ऐसा माध्यम है जो करंट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि एक आप पढ़े हैं रेजिस्टेंस को हम अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस कहने लगे तो यही आपका बन जाता है क्या? रिहास्टेड। तो रेजिस्टेंस डालने का मतलब है करंट को कंट्रोल करना, सीधी सी बात है। अब अगले क्वेश्चन तो और सिंपल है, 3.12 देख लीजिए आप। इसमें क्या है? एन पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सेल ऑफ ईएमएफ इतना दिया है, बैलेंस पॉइंट इतना। देखिए, जब आपको E1 दिया है, ठीक है, तो आपको L1 भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसका बैलेंस पॉइंट। दूसरी कंडीशन में दिया है बैलेंस पॉइंट,
मतलब आपको L2 दिया है और आपसे E2 क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी, हम लोग पढ़े ना पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, कंपैरिजन करता है टू सेल्स की, ए उसके ईएमएफ की। वेरी इजी, E2 अपॉन E1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4 मान में 3 आपको दिए गए हैं, एक निकालना है, हो जाएगा। तो 13, अगला देखिए 3.13, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। द दिया नंबर ऑफ डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉपर कंडक्टर, एस्टिमेट द एग्जांपल 3.1। वो थोड़ा सा हेल्प दे रहा है कि 3.1 के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो दिया है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्मॉल एन दिया है। हाउ लॉन्ग डज, मतलब कितना समय लगेगा, मतलब टी निकालना है। एन इलेक्ट्रॉन टेक ड्रिफ्ट फ्रॉम एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग, जो वायर है उसकी लेंथ, लंबाई भी दे रखी है, टू इट्स अदर एंड। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 2 पॉइंट इतने मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया भी आपको दिया हुआ है। एंड इट द कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, मतलब सारा कुछ दिया है। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू आप पढ़े होंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ कौन है, हम बता चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा ड्रिफ्ट करके चलते हैं। ड्रिफ्ट जानते हैं ना, जैसे ट्रैफिक लगा हो और ट्रैफिक में जब गाड़ियाँ चलती हैं तो थोड़ा सा धक्का लगा, मतलब हल्का सा ब्रेक लगा के चलते हैं। ब्रेक लगा के चलना मतलब ड्रिफ्ट कर करके चलना, हल्का सा टकरा के चलना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वीडी। बस अब आपको टी इक्वल टू एल अपॉन बी डी, और बी डी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, आई अपॉन एन ई ए। हाँ बच्चों, बस यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला तो याद आने चाहिए। तो L इंटू एन ई ए अपॉन आई। देखिए बच्चों सब कुछ दिया है। लेंथ ऑफ कंडक्टर आपको दे रखी है, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट एरिया दे रखा है आपको। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते ही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, करंट आपको दी गई है। तो बच्चों सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स कठिन होते नहीं है, अगर आप न्यूमेरिकल्स को कठिन बना लोगे तो वाकई टफ होते हैं। अगर आप उनको सिंपल तरीके से हल करना सीखोगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेंगे, फॉर्मूले आपको क्लियर रहेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग आते रहेंगे, तो न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आप लोग इसको देखिए, समझिए और लगाइए। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।